ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम हमवतनों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, आज़ादी मुबारक हो। आज हमारा ये खुसूसी पॉडकास्ट जो हम पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त 2025 को पेश कर रहे हैं, आज हम अपने वतन अजीज़ के सफ़र पर नज़र डालेंगे, इसके चैलेंजेस का जायज़ा लेंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमली हल पेश करने की कोशिश करेंगे। 1947 में आज़ादी के बाद से पाकिस्तान ने सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी मुश्किलात, सफारती तनाव, सिक्योरिटी मसाइल, समाजी तफावत, माहौलियाती बहरान, तालीमी और तिब्बी कमज़ोरियाँ, सनती और ज़राअती रुकावटें, तवानाई के बहरान और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मसाइल का सामना किया है। 2025 में भारत के साथ 4 रोज़ा तनाज़े ने हमारी सिक्योरिटी और सफारती पोजीशन को मज़ीद पेचीदा किया है। इस पॉडकास्ट में हम हर शोबे को कोशिश करेंगे कि जितना तफसील से देख सकते हैं वो देखें और ताज़ा तरीन आदाद व शुमार और तहकीक के साथ जो वर्ल्ड बैंक, IMF, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर मोतबर ज़राए से हासिल किए गए हैं उनके ऊपर बात की जाए। और हमारा मकसद मसाइल को समझना है और एक मजबूत खुशहाल पाकिस्तान के लिए वाज़ेह समत पेश करना है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासी चैलेंजेस की। सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होता है, लेकिन पाकिस्तान को इस शोबे में कई चैलेंजेस का सामना रहा है। 2024 के आम इंतखाबात में 167 सियासी जमातों ने 265 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए मुकाबला किया, लेकिन इंटरनेट शटडाउन और फिर धांधली के इल्ज़ामात, फॉर्म 45, 47 इन तमाम तनाज़ात ने जन्म लिया। वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम ने गैर मुल्की सरमायाकारी को 20% तक कम किया और माशी तरक्की की शरह 2.5% तक महदूद हो गई। इसके अलावा सियासत में एक फ़ौज का एक सियासी किरदार रहा है। जैसा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये एक हाइब्रिड जमहूरियत है। अब ये एक दूसरा मसला है जो कि पाकिस्तान को पिछले कई सालों से दरपेश रहा है और जिस पे कि लोग इदारों का जो उनका एक किरदार है सियासत में उसके ऊपर बात करते रहें, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर बदउनवानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बदउनवानी के इंडेक्स में 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर है, जो हुकूमती शफाफियत की कमी को जाहिर करता है, जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम वो उसका बायस बनता है। इसके अलावा इलाकाई इख्तलाफात हैं, सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर तनाज़ात हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हम आहंगी को ये चीज़ें मुतासर करती हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर तनाज़ात ने सूबाई ताल्लुकात को भी पेचीदा किया है। इसके अलावा सियासी पोलराइजेशन है। सियासी जमातों के दरमियान तकसीम ने कौमी पॉलिसियों पर इत्तफ़ाक़ राय को मुश्किल बना दिया है। सिर्फ इस वजह से बाज़ पॉलिसीज़ की मुखालफत की जाती है कि वो किसी और पार्टी ने पेश की हैं, जैसा कि इसके अलावा आप समझ लीजिए, और इन्हीं की वजह से FATF जैसे जो मामलात हैं उन पर जो मुख्तलिफ तकाज़े हैं उन पर अमल दरामद में ताख़ीर हो जाती है। अगर इनके हल की बात करें तो सबसे पहला हल तो है शफ़ाफ़ इंतखाबात, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इंतखाबात कराए जाएँ, आज़ाद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतखाबात कराए जाएँ, उनकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। 2024 के इंतखाबात में 44% वोटर्स 18 से 35 साल की उम्र के थे, जो जमहूरियत में नौजवानों की शिरकत को ज़ाहिर करता है। इसलिए ज़रूरी अमर है कि हम नौजवानों को जमहूरियत से मायूस ना होने दें। इसके अलावा जो फ़ौज का और इदारों का सियासत में उनका किरदार है, या तो आइन में तरमीम की जाए, उसको एक हिस्सा बना लिया जाए, या जो किरदार है वो आइन की हद तक ही उसको महदूद रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सियासत का और जमहूरियत का एक तसलसल कायम रहे और सियासी इस्तेहकाम आ सके। इसके अलावा बदउनवानी के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं जो कि नैब को, जिसमें ज़रूरी है अगर आप इक़दामात करना चाहते हैं तो नैब को ख़ुद मुख्तार बनाइए। मालियाती शफाफियत के लिए डिजिटल सिस्टम मुतारिफ़ करवाइए, जैसे कि FPR के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत दीजिए। फिर इलाकाई हम आहंगी है। सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कौमी मज़ाकरात और NFC अवार्ड की इस्लाहात होनी चाहिए। सियासी जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए सियासी डायलॉग होना चाहिए, जो कि सियासी जमातों के दरमियान कौमी एजेंडे पर इत्तफाक़ राय के लिए बैनुल पार्टी मज़ाकराती फ़ोरम्स कायम किए जाएँ।
ये तो सियासी चैलेंजेस हो गए और उनके हल हो गए। अब आइए ज़रा माशी चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। माशी चैलेंजेस में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, महंगाई है। 2024 में महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई थी, लेकिन 2025 में कहा जाता है कि बहुत गिर गई है, जो समझ नहीं आती कि कैसे गिर गई है, क्योंकि अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा जारी है, जो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासर कर रहा है। इसके अलावा बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी की शरह 5.2% है और 63% आबादी 15 से 33 साल की है, जो कि रोज़गार के मौक़े ढूंढती है। उनके लिए मौक़े बहुत महदूद हैं। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की 2024 की रिपोर्ट है। खारजी कर्ज़ों की बात की जाए तो 2024 तक पाकिस्तान का खारजी कर्जा $130 बिलियन से ज़ायद हो चुका है और हर साल $30 बिलियन की अदायगी एक बड़ा चैलेंज है। ये वर्ल्ड बैंक की 2024 की रिपोर्ट है। इसके बाद एनर्जी का बहरान है। बिजली की किल्लत से सनती पैदावार में 3.59% की कमी देखी गई है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2024 के आदाद शुमार हैं। टैक्स की कम वसूली है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब 12.5% है, जो आलमी मेयार 18% से बहुत कम है। सिर्फ 1.5% पाकिस्तानी इनकम टैक्स फाइल करते हैं। ये FPR की 2024 की रिपोर्ट है। अब इन मसाइल के हल की तरफ आ जाते हैं। जो माशी मसाइल हैं, इनका हल क्या हो सकता है? सबसे पहले तो टैक्स इस्लाहात नाफिज की जाएँ। ज़रूरी और रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाकर टैक्स नेट को वसी किया जाए, जो GDP में 3% इजाफा कर सकता है। एक्सपोर्ट को फ़रोग़ दिया जाए। टेक्सटाइल है, IT सेक्टर है, जिसमें AI भी है, उसको जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनसे लैस करना पड़ेगा। 2024 में एक्सपोर्ट 31 बिलियन तक पहुंची, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। CPEC के तहत मंसूबों को तेज़ करना और शमसी तवानाई पर सरमायाकारी, जैसे कि 500 मेगावाट के नए शमसी प्लांट्स, ये एक हल है। फिर रोज़गार के मौक़े हैं। नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स, जैसे कि नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा उनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, AI है, और या फिर नई सनतें हैं, उनके अंदर उनको मौक़े दिए जाएं, नई सनतों को फ़रोग़ दिया जाए। जब तक ये नहीं होगा, ये मामलात रोज़गार वाला हल नहीं होगा। नहीं तो लोगों को इस तरह की मौक़े फ़राहम किए जाएं कि वो छोटी छोटी अपनी कारोबार को शुरू कर सकें। इसके अलावा कर्ज़ों का इंतज़ाम है। IMF से कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग और सॉफ्ट लोन्स के लिए मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। ये तो माशी और उनके कुछ छोटे मैंने थोड़े से हल बता दिए। सफ़ारती चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या है? सफ़ारती महाज पर पाकिस्तान मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना कर रहा है, ख़ास तौर पर भारत और मगरिब के साथ। भारत के साथ जैसा कि आपको पता है, एक पहलगाम हमला हुआ भारत में, और उसके बाद उन्होंने 22 अप्रैल को वहाँ ये हमला हुआ। वहाँ पर 26 शहरी उनके हलाक हो गए, और जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे, और भारत ने इसका इल्ज़ाम हस्बे आदत पाकिस्तान पर आयद किया। और 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 9 मकामात पर मिसाइल हमले किए गए। भारत ने दावा किया कि ये हमले पाकिस्तान के जो आउटफिट्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह, उनके ऊपर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये बताया कि इसमें 31 शहरी पाकिस्तान के जाँ बहक हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने 10 मई को एक ऑपरेशन बयानुन मरसूस शुरू किया, जिसमें 26 फौजी अड्डों पर, भारतीय फौजी अड्डों पर हमले किए गए, जिनमें सरसा, पठानकोट, उधमपुर, ये सब शामिल थे। और पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 2 S-400 सिस्टम्स को, जो और ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज को तबाह किया, 5 उनके 6 जहाज़ गिराए। और ये सब चीज़ें, ये तनाज़ा जो कि 7 से 10 मई तक जारी रहा, इसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन आखिर में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। इसमें अमेरिका शामिल हुआ। उसने आकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि मैंने ये कहा, और ये जंग बंद हो गई। ये एक बड़ी पेचीदा सूरत हाल थी। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, और इसका सिर्फ ये डायमेंशन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी एक दूसरी डायमेंशन है। भारत ने 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। उसकी धमकी दी है कि उसको हम मुअत्तल कर देंगे, जो पाकिस्तान की 25% GDP और 40% रोज़गार को मुतासर कर सकती है। इसके बाद पाकिस्तान के मगरिब के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान का एक लव हेट रिलेशनशिप है जो चलता है, और कभी
अमेरिका आपके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, आपका दोस्त बन जाता है, उसे आपकी ज़रूरत होती है और कुछ पता नहीं चलता कि एक दिन सुबह सुबह अमेरिका उठे और उसे लगे कि नहीं, शायद पाकिस्तान के साथ मुझे ताल्लुकात को इतना अच्छा नहीं करना चाहिए। जैसे जब ये शुरू हुआ मामला भारत के साथ, ये पहलगाम हुआ, तो अमरीकी नायब सदर JD वैंस हिंदुस्तान में थे और ने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं करने चाहते, वो नहीं कोई पार्ट नहीं प्ले करना चाहते। और फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसके अंदर किरदार भी अदा किया। अमेरिका के साथ जो ताल्लुक़ हैं ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत है पाकिस्तान की। ये अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत पर भी कभी ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी हम इस पर नज़रसानी कर रहे हैं, और कभी कहते हैं कि नहीं, आप हमारे बहुत ज़बरदस्त पार्टनर हैं और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मगरबी तन्हाई है। FATF के तकाज़ों को वो कहते हैं कि जी पूरा कीजिए, और वो पूरा करें तो कुछ और कह देते हैं। और GSP+ के ख़ात्मे से सालाना $2 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। ये वो छूट है जो कि पाकिस्तान को दी जाती है उन मंडियों के लिए। और एक सबसे अहम पाकिस्तान के लिए मुल्क है, वो है चीन, जिसने कि पाकिस्तान के साथ वो बार बार कहता है कि हम भाई हैं। और चीन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में और चीन की जो उसके मफादात हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, उनको पाकिस्तान के लिए बैलेंस रखना और चीन को ये एहसास ना होने देना कि पाकिस्तान चीन के साथ किसी किस्म की कोई वो ये समझेंगे कि हमें डिच कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना इस वक्त दोनों राइवल्स हैं। और अगर आप दोनों के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं तो ये एक बहुत टाइट रोप है और एक बहुत ही कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है जो कि हमें करना है। ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। तो आइए अब ये ज़रा सफारती हल की तरफ चलते हैं कि हल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो भारत के साथ मुज़ाकरात हैं। कश्मीर तनाज़े पर आलमी सालसी हो, भारत की हठधर्मी है, वो कहता है जी एक ही सांस में दो मुनाफिकाना जुमले कहते हैं। पहला तो कहते हैं हम किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल नहीं करेंगे, हम बायलैटरल टॉक्स के ज़रिए कश्मीर हल करेंगे, ये हमारा और उनका मामला है। उसके बाद कहते हैं हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और तीसरे जुमले में कहते हैं कि ये तो तनाज़ा है ही नहीं, ये तो है ही हमारा। तो ऐसे मामले में आप मुज़ाकरात कैसे करेंगे? ज़रूरत इस अमर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमेरिका हो, चीन हो, ईरान हो, उनकी सालसी को माना जाए और बाहमी बातचीत को फ़रोग़ दी जाए। इंडस वाटर ट्रीटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आलमी बैंक के ज़रिए इंडस वाटर ट्रीटी पर मुज़ाकरात बहाल किए जाएँ ताकि वाटर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करे। इसमें चाहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वाज़ेह इक़दामात हों, मेजर नॉन नेटो इत्तेहादी हैसियत को बरकरार रखना हो, इसके साथ साथ जो टैरिफ और ट्रेड डील्स हैं उनके ऊपर बात हो, मादनियात की अगर बात हो रही है, पेट्रोलियम की बात हो रही है, पाकिस्तान से निकलने की, ये जो भी मामलात हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ एक बैलेंस तरीके से, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और म्यूचुअल जिसमें फ़ायदा है दोनों का, उसके ऊपर ये ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं। इसके अलावा आलमी ताल्लुकात हैं, GSP+ जो है लाजमी है कि ये तकाज़े पूरे किए जाएं और FATF के साथ ताउन बढ़ाकर ये इसको दोबारा बहाल किया जाए। इसके अलावा इलाकाई ताउन यानी कि चीन, तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना ताकि मगरबी दबाव का मुकाबला किया जा सके, और ख़ुसूसन चीन के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर दें कि जो कुछ भी हो जाए चीन का साथ हम नहीं छोड़ेंगे और हम उसके साथ लॉयल रहेंगे। आइए अब ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर। सिक्योरिटी के मसाइल पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसमें सबसे बड़ा मसला तो दहशतगर्दी का है। 2024 में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 74 अफराद को शहीद किया। ये डॉन की 2024 की रिपोर्ट है। इसके अलावा आपके सामने है खैबर पख्तूनख्वा में TTP है, इस तरह के दूसरे आउटफिट्स हैं, और अभी भी हमें ये ख़बरें मिलती रहती हैं 2025 में भी कि ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं, और इन्होंने गुज़िश्ता 1-2 साल से ये सर उठाया है, और इनके पीछे भारत की पुष्ट पनाही का भी सबूत सामने आता है हर दफ़ा।
इसके अलावा सरहदी सिक्योरिटी है। भारत और अफगानिस्तान के साथ सरहदी झड़पें 3 गुना बढ़ गई हैं, ख़ास तौर पर 2025 के 4 रोज़ा तनाज़े के बाद। इसके अलावा अंदरूनी सिक्योरिटी है, फ़िरका वाराना तशद्दुद है और जराइम की शरह है, ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ ये बढ़ रही है। 2024 में 4 अफराद को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हलाक किया गया और अभी भी तौहीन मज़हब का कोई ना कोई केस किसी न किसी तरीके से सामने आ जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि जी अब लोग इसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला सामने दिखाई देता है। साइबर सिक्योरिटी है, साइबर हमलों का ख़तरा बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। 2024 में 200 से ज़ायद साइबर हमलों की इत्तलात मिल चुकी हैं। इसके सिक्योरिटी के खदशात के हल क्या हैं? सबसे पहले तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हिकमत अमली है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इलाकाई ताउन को बढ़ाना है, जैसे कि CTD के प्रोग्राम्स को वुसअत देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये आउटफिट्स जो हैं इनके साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत है। इनमें जो अमन पसंद फैक्शंस हैं, लोग हैं, उनके साथ मज़ाकरात करके इनको स्प्लिट करने की ज़रूरत है और एक 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें दहशत गर्दी की बिल्कुल इजाज़त ना दी जाए, लेकिन जहाँ पर बातचीत की ज़रूरत है बातचीत से इंगेज किया जाए और अगर बात ना सुनी जाए तो तब आखिरी मरहले के तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एम ये होना चाहिए कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हों और आप अमन को बहाल कर सकें। सरहदी सिक्योरिटी की बात की जाए तो सर्वेलेंस सिस्टम्स को मजबूत करना है, जैसे कि स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, चाहे वो एयर डिफेंस की हो, चाहे एयर फोर्स की हो, चाहे मिसाइल सिस्टम्स की हो, ये सब बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि अगली जंग, इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अगली जंगें सारी की सारी इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लगता है कि लड़ी जाएंगी। इसके बाद अंदरूनी सिक्योरिटी पे आ जाए तो फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए कौमी एक्शन प्लान को सख्ती से नाफिज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरत है कि जो लोग जिन्होंने जुर्म किया हो, जिन लोगों ने गलती की हो, जिनने तौहीन मज़हब किया हो, उनको ज़िंदा ना छोड़ा जाए और जिनने ना किया हो उनको कुछ ना कहा जाए। इसको भी किसी तरीके से इंश्योर करना है हुकूमत ने, हमारे अदालती निज़ाम ने। साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को मजबूत करना और तरबियती प्रोग्राम शुरू करना, ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स बनाना, हार्डवेयर की तरसील करना, इसको हर हाल में यकीनी बनाना कि पाकिस्तान हुकूमत की या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हैक ना किया जा सके, उस पर साइबर अटैक ना किया जा सके। समाजी चैलेंजेस की बात की जाए तो समाजी चैलेंजेस हमारे माशरे की बुनियादी कमज़ोरियों को ज़ाहिर करते हैं। गुर्बत की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में 42.3% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी है, जिनसी नाबराबरी है। ख़वातीन के लिए लेबर फोर्स में शिरकत सिर्फ उनकी 22% है, जो इलाकाई ममालिक से कम है। मतलब ILO की ये रिपोर्ट है 2024 की। सेहत और तालीम की कमी है। 40% बच्चों में स्टंटिंग की शरह है, जो 66% है। इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं, 60% से ज़्यादा, 65% बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं लेकिन उनको बुनियादी तालीम की कमी है। ये यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट है। इलाकाई तफावत है। शहरी और देही इलाकों के दरमियान तरक्की का फ़र्क बढ़ रहा है। इसके अलावा इलाकाई तफावत है। शहरी और देही इलाकों के दरमियान तरक्की का फ़र्क बढ़ रहा है। देहातों में ना अस्पताल हैं, ना वहाँ पर अच्छे स्कूल हैं, ना वहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो ख़वातीन हैं वहाँ पर, जैसे कि शहरों में 35% ख़वातीन के लिए बैंक अकाउंट्स हैं और 10% के सिर्फ देहातों में हैं। ये मैंने आपको एक बताया है जिसमें कि दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके हल क्या है? सबसे पहले गुर्बत का खात्मा है। प्रोग्राम्स इसके लिए तश्कील दिए जाएँ, ऐसी पॉलिसियाँ जो गरीब तबके को रोज़गार और तालीम तक रसाई दें, जैसे कि एहसास प्रोग्राम की तौसीह है। इसके अलावा अब बांग्लादेश में जैसे कि देखा जाता है कि ख़वातीन को कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर मुलव्वस किया जा रहा है, चाहे सीना पिरोना हो, जूते बनाना हो, कपड़े बनाना हो, कढ़ाई करना हो, आप उनको कोई हुनर दीजिए। हमारे यहाँ जितने भी गुरबा हैं या जो इस तरह के लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डाला हुआ है। आप उनको कोई स्किल सिखाइए। वो एक जापानीज़ प्रोवर्ब है कि किसी बंदे को मछली दे दो खाने के लिए तो आप उसे एक वक्त का खाना देंगे, अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो आप उसको ज़िंदगी भर के लिए खुद कफ़ील कर देंगे, वो आपसे कभी मांगने नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन की तरक्की बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तालीमी और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि ख़वातीन को इस तरह के छोटे छोटे सेटअप्स बना के दिए जाएँ, एंटरप्रेन्योर्स
बनने की उनको इस चीज़ की तरफ पुश किया जाए। देही तरक्की, देही इलाकों में बुनियादी सहूलतें जैसे कि सड़कें, अस्पताल, स्कूल, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको वो किया जाए, फ़रोग़ दिया जाए। तामीर की बात की जाए तो समाजी हम आहंगी जैसे बैनुल मज़ाहिब डायलॉग है, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आइए माहौलियाती चैलेंजेस पे आ जाते हैं। माहौलियाती मसाइल पाकिस्तान के लिए कि मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। मैंने क्यों ये कहा, इसको इसलिए मैंने उन सिर्फ टॉपिक्स को जो मुझे लगता था कि इनके बगैर गुजारा नहीं है। 2022 के सैलाबों ने 33 मिलियन अफराद को मुतासिर किया और $30 बिलियन का नुकसान किया। 2025 तक पानी की दस्तयाबी 500 क्यूबिक मीटर फी गज तक गिर जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक की 2024 की रिपोर्ट है। पानी की किल्लत है। ज़राअत में 97% पानी गैर मौसर तरीके से इस्तेमाल होता है, जिससे 45% पानी ज़ाया होता है। ये FAO की 2024 की रिपोर्ट है। फिर हवा की आलूदगी है। लाहौर और कराची में जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 500, 600 से ऊपर चला जाता है, जो कि इट इज़ बियॉन्ड डेंजरस। ये IQ एयर 2024 की रिपोर्ट है। जंगलात की कटाई, पाकिस्तान के जंगलात 1.9% से कम हो चुके हैं, जो आलमी मेयार 10% से बहुत कम है। इनके हल क्या हो सकते हैं? साफ तवानाई, शमसी और हवा से तवानाई हासिल की जाए, इन मंसूबों को फ़रोग़ दिया जाए, जैसे कि 1000 मेगावाट के नए शमसी प्लांट्स हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएँ, जिनसे कि हाइडल पावर को जनरेट किया जाए, ताकि वो खुद छोटे छोटे इलाके खुद कफील होने शुरू हो जाएं। फिर शजरकारी की जाए, जो बिलियन ट्री सुनामी जैसे इस तरह के और प्रोग्राम्स शुरू कर लीजिए, इनको जारी रखें या और प्रोग्राम्स शुरू कर लें। 10% जंगलात का हदफ हासिल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आलूदगी को कंट्रोल करना, एयर क्वालिटी के इसके कवानीन को सख्ती से नाफिज करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न आपकी ट्रांसपोर्ट है। आगे चल के मैं ट्रांसपोर्ट पर भी बात करता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आइए ज़रा तालीमी चैलेंजेस की तरफ आ जाते हैं। तालीम तरक्की की बुनियाद है, लेकिन पाकिस्तान इस शोबे में बहुत पीछे है। स्कूल से बाहर 40% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से 60% लड़कियां। ये यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट है। तालीम की उसकी जो सेहत है वो क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। 2021 के एजुकेशन इंडेक्स में पाकिस्तान 156वें नंबर पर है। फंडिंग की कमी है। तालीम पर GDP का सिर्फ 0.8% खर्च होता है, जो आलमी मयार 4% से बहुत ज़्यादा कम है। फिर जिनसी तफावत है। लड़कियों की सानवी तालीम तक रसाई 30% है। ये यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट है। फिर मामला ये है कि आपके एकेडेमिया में और आपकी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है। आप जो कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वो जाकर मार्केट में इस्तेमाल ही नहीं होता। आपका निसाब बहुत आउटडेटेड है। आप AI के ऊपर काम नहीं कर रहे। आप इंटरनेट के ऊपर जो बाकी आपकी वो है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे। आप उनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहे। आप उनको इस तरह की तालीम नहीं देते जिससे कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकें, अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। तालीम सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया है कि आप एक ठप्पा लगवा लें कि आपने एक ख़ास तालीम हासिल की है। टेक्निकल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। ये इतने बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे आगे फ्यूचर में ये लाजिम नहीं कि आपके बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो, अगर उसके पास स्किल होगा तो वो ये सर्वाइवल की जंग शायद जीत जाए। इनके हल क्या है, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फंडिंग में इजाफा है हुजूर। तालीम पर GDP का 4% खर्च करना ज़रूरी है, हो सके तो इससे ज़्यादा। निसाब की तजदीद, स्टेम मज़ामीन और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निसाब मुतारिफ करवाएं। उसमें बिजनेस के मॉडल्स डालें, उनको किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं बताएं। उनको ये बताएं कि वो किस तरीके से AI यूज़ कर सकते हैं। उनको आजकल के हिसाब के मुताबिक अपना निसाब तब्दील कीजिए। लड़कियों की तालीम, लड़कियों के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप्स और स्कॉलर्स, उनके लिए स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए। असातिज़ा की तरबियत, एक उस्ताद जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, वो 25 साल वही किताब पढ़ाता रहता है। उस उस्ताद की तरबियत किसने करनी है? आप उस उस्ताद की तरबियत करेंगे तो आगे से आपके बच्चों की तरबियत करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत असातिज़ा की तरबियत का प्रोग्राम्स बनाइए। ये इनके हल है। फिर आइए तिब्बी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सेहत का शोबा भी ये संगीन मसाइल से दो चार है। हस्पताल की कमी है। पाकिस्तान में फ़ी 751 अफराद के लिए एक डॉक्टर है। ये WHO की 2024 की रिपोर्ट है। बीमारियों का बोझ, बच्चों में स्टंटिंग की शरह 40% है और जचकी की अमवात 186 फ़ी 1 लाख है।
ये यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट है। फंडिंग की कमी है, सेहत पर जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च होता है, ये वर्ल्ड बैंक की 2024 की रिपोर्ट है। देही इलाकों में रसाई, देही इलाकों में बुनियादी सेहत की सहूलियात सिर्फ 30% आबादी तक पहुंचती हैं। इसका हल क्या है? अस्पतालों की तौसीह कीजिए, देही इलाकों में अस्पताल बनाइए, उनकी तादाद को बढ़ाइए, जैसा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम था। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम कर लीजिए सियासत से साइड पे होके, लेकिन लोगों तक, गरीब लोगों तक अस्पताल पहुंचाइए, सेहत के मराकज़ बनाइए और वहाँ पर डॉक्टर्स को, तिब्बी अमले को, दूसरी चीज़ उनकी तरबियत है कि डॉक्टरों और नर्सों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स बनाइए। इससे पहले कि वो इतने बड़े बन जाएं कि वो करोड़ों अरबों कमाना शुरू कर दें, इन डॉक्टर्स को भेजिए उन देही इलाकों में, लाजिम कीजिए कि ये जाएँ और उधर जाकर रहकर गरीबों की असल खिदमत करके आएँ। फिर सेहत पर जो अखराजात हैं वो जीडीपी का कम से कम 2% खर्च कीजिए। फिर टेली मेडिसिन आजकल के दौर में आ गई है, यानी कि देही इलाकों के लिए टेली मेडिसिन सर्विसेज का आप आगाज़ कर लीजिए कि इंटरनेट के ज़रिए डॉक्टर हो सकता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठा हो, लेकिन बाकी के जो देही इलाके हैं उनके लिए वो काम कर सके और उनके अमराज की तशखीस कर सके और दवाई भी किसी न किसी तरीके तक पहुँचाई जाए। ये तो तिब्बी मसाइल का हल था। आइए सनती चैलेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। सनत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये शोबा भी मुश्किलात से दो चार है। सबसे पहले तो कम पैदावारी सलाहियत है। सनती शोबे की तरक्की 0.18% रही है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2024 की रिपोर्ट है। एनर्जी की किल्लत है, बिजली की कमी से सनत की लागत में 20% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट की कमी है, एक्सपोर्ट्स का 71% तैयार शुदा जो मसनूआत पर मुश्तमिल है, लेकिन तकनीकी तौर पर पेचीदा मसनूआत सिर्फ 5% हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट है। छोटे कारोबारों की मुश्किलात हैं, एसएमईज जिन्हें कहते हैं, उनको फाइनेंसिंग तक रसाई सिर्फ 15% है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2024 की रिपोर्ट है। अब इनके हल क्या है? जदीद टेक्नोलॉजी जनाब, सनतों को ऑटोमेट कीजिए, एआई लेकर आइए, एसएमईज की मदद कीजिए, छोटे कारोबारों के लिए आसान कर्जों की सहूलत दीजिए, जैसे कि स्टेट बैंक के माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स हैं, स्मेडा है। लोगों को एंगेज कीजिए, उनको बताइए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगवाइए, बताइए कि जनाब आप आएँ, अपना कारोबार शुरू करें। उनको एक्सपोर्ट जोन्स बना कर दें, मतलब खुसूसी एक्सपोर्ट जोन्स बनाएं, जहाँ के जैसे कि गवादर है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। इसके अलावा और जगहों पर आप जोन्स बनाइए जहाँ उन्हें आप टैक्स की छूट दीजिए, जहाँ आप उन्हें बिजली सस्ती दीजिए, जहाँ पर आप उनके लिए वन विंडो ऑपरेशंस रखें कि अगर उन्हें किसी किस्म की कोई अप्रूवल लेनी है तो उनको जगह जगह पर मारा ना फिरना पड़े, और फिर उनको उनके लिए मंडियाँ ढूंढें कि कहाँ पर ये चीज़ जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। फिर एनर्जी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है कि काबिल तजदीद तवानाई को, उसके मंसूबों को फ़रोग दिया जाए। ज़राई चैलेंजेस की बात कर लेते हैं जी। ज़राअत हमारी मईशत का 23.4% है, लेकिन ये शोबा भी चैलेंजेस से दो चार है। पानी की किल्लत है, 97% पानी गैर मौसर तरीके से इस्तेमाल होता है, ये FAO की 2024 की रिपोर्ट है। कम पैदावार है, गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार 2.8 टन है, जो आलमी औसत 3.4 टन से कम है। मौसमियाती तब्दीली है, 2022 के सैलाबों ने 15% ज़राई ज़मीनों को तबाह किया है, ये वर्ल्ड बैंक की 2024 की रिपोर्ट है। किसान की मुश्किलात है, 70% किसानों को मुनासिब कीमत और मार्केट तक रसाई नहीं मिलती। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल 2024 की ये रिपोर्ट है। और लोग रोते हैं और इस वजह से लोगों ने बहुत से अजनास काश्त करनी छोड़ दी हैं। अब इसका हल क्या है? जदीद ज़राअत, ड्रिप इरिगेशन और बैक्टीरिया पर मबनी खातों का इस्तेमाल कीजिए, करें इनोवेट। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूरी आपके पास, फंड्स दीजिए, जनरेट कीजिए, किसानों की मदद कीजिए, किसानों को सब्सिडी और मार्केट तक रसाई दीजिए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तहकीक और तरबियत की ज़रूरत है। आपके पास अगर चीज़ें नहीं हैं तो डेवलप करनी पड़ेंगी। हमारे पास खला है, उसको पुर करना है, उसके लिए काम कीजिए। फिर ज़राई फाइनेंसिंग है, ज़राई कर्ज़ों तक रसाई को 50% तक बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो कुछ चीज़ें थी। आइए तवानाई के कुछ चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं। तवानाई का बहरान पाकिस्तान की माशी और सनती तरक्की के लिए एक बड़ी रुकावट है। बिजली की तलब और रसद में 2024 में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बिजली की कुल तलब 25,000 मेगावाट गर्मियों में और 12,000 मेगावाट सर्दियों में थी, जबकि नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत 49,270 मेगावाट है, और जो कि विकीपीडिया 2024 के मुताबिक है। और इसके बावजूद 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 2 से 11 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है।
मौजूदा वसाइल देखे जाएं तो हाइड्रो पावर 2024 में बिजली का 21.3% हाइड्रो पावर से आया, जो कि 11,519 मेगावाट की नस्बशुदा सलाहियत, जो कि वापडा की रिपोर्ट है 2024 की, उसके मुताबिक ये पता चलता है। और पाकिस्तान का हाइड्रो पावर पोटेंशियल 60,000 मेगावाट है, लेकिन सिर्फ 16% इस्तेमाल हो रहा है। सोलर से 780 मेगावाट और नेट मीटरिंग से 2,498 मेगावाट पैदा हो रहे हैं। 2024 में 17 गीगावाट सोलर सलाहियत ये शामिल हुए हैं, जो सस्ते चीनी पैनल्स और टैक्स छूट की वजह से मुमकिन हो सका है। न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर 3,620 मेगावाट पैदा कर रहे हैं, जो कुल सलाहियत का 7.3% है। 6 न्यूक्लियर प्लांट्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 3 पंजाब में और 1 कराची में है। फिर विंड और दीगर जो है, उसमें विंड से 1,838 मेगावाट और बाकी 249 बाकी और दूसरी दीगर चीज़ों से किए जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल से बात की जाए तो फॉसिल फ्यूल से 59% बिजली पैदा होती है, जिनमें कोयला 18% है, और ये कोयला भी वो है जो कि आप इंपोर्ट करते हैं। फिर LNG है, वो भी आप इंपोर्ट करते हैं। कुदरती गैस है, वो भी आप इंपोर्ट करते हैं, या शायद यहाँ वाली कुछ यूज़ कर लेते होंगे, लेकिन सारी आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर IPPs के साथ जो मुआहदे आपने किए, उनकी वजह से निर्ख जो है बिजली के, वो आसमानों को छू रहे हैं। आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनको आपने कैपेसिटी पेमेंट्स की हैं, वो भी डॉलर्स में की हैं, उनको इतना कीमत को इतना बढ़ा दिया गया है। 2023 में IPPs को $4.6 बिलियन कैपेसिटी पेमेंट्स दी गई हैं। ये IEEFA 2024 की रिपोर्ट है। इससे बिजली की फी यूनिट कीमत $0.23 तक पहुंच गई है, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। कैपेसिटी पेमेंट ने सर्कुलर डेट को $2.6 ट्रिलियन तक बढ़ा दिया है। इंपोर्टेड ईंधन पर इन्हिसार, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान में 80% तेल और 30% गैस दरामद करता है, जिससे सालाना $17 बिलियन का बोझ बढ़ता है। फिर ट्रांसमिशन के नुकसान आते हैं। बिजली की तरसील में 10% नुकसान होते हैं, जो कि नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। इन मसाइल का हल क्या है? काबिल तजदीद तवानाई, सोलर और विंड की सलाहियत को 2030 तक 24,000 मेगावाट तक बढ़ाएं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के जरिए। हाइड्रो पावर की तौसीह कीजिए। हाइड्रो पावर की सलाहियत को 13,000 मेगावाट तक बढ़ाना है। इसके अंदर छोटे डैम्स बनाइए, ऊपर जो इलाके हैं उनमें बन सकते हैं। IPPs के मुआहिदों को, इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को कम करने के लिए इनके मुआहिदों पर नजरसानी और मसाबकती बोली के निज़ाम को इसका आगाज़ कीजिए। ट्रांसमिशन लाइंस को इसको बेहतर कीजिए। AI पर मबनी मॉनिटरिंग और बैटरी स्टोरेज के जरिए ट्रांसमिशन नुकसानात को 5% तक कम कीजिए। एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। इसके एनर्जी एफिशिएंट आलात के इस्तेमाल को 80% तक बढ़ाइए। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट का शोबा पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए कलीदी है, लेकिन इसके कई मसाइल का सामना है। सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान का रोड नेटवर्क 2,60,000 किलोमीटर, लेकिन 40% सड़कें नाकिस हालत में हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत में 30% इजाफा होता है। ये वर्ल्ड बैंक की 2024 की रिपोर्ट है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान रेलवेज का नेटवर्क 7,791 किलोमीटर है, लेकिन पटड़ियों की 60% जो है वो, उस पटड़ियाँ जो है वो अपनी 50 साल से ज़्यादा की उम्र की हैं, जिससे ट्रेनें 30% कम रफ्तार से चलती हैं। ये पाकिस्तान रेलवेज की 2024 की रिपोर्ट है। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान के 42 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ 10 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स पर 70% ट्रैफिक है, जो कि ओवरलोडिंग का बायस बनती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 20% आबादी की ज़रूरियात को पूरा करती है, जिससे ट्रैफिक जैम और आलूदगी बढ़ती है। आपसे इसकी वजह से आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ती है, आपके ऊपर मज़ीद मुसीबत पड़ती है, आप कर्जे लेते हैं। CPEC मंसूबों में ताख़ीर है। CPEC के तहत रेलवे, ML1 और रोड मंसूबों में ताख़ीर ने लॉजिस्टिक लागत को बढ़ा दिया है। अब इनके हल क्या है आपको बताते हैं। रोड नेटवर्क की बहाली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जरिए 10,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और जदीदकारी तो कम अज़ कम कीजिए। रेल की अपग्रेडेशन कीजिए। ML1 प्रोजेक्ट को मुकम्मल कीजिए, जो रेल की रफ्तार को 160 किलोमीटर फी घंटे तक बढ़ा सके, ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा हो सके इससे। एयरपोर्ट्स को उनकी तौसीह की जाए। गवादर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को बैनुल-अक़वामी मेयार तक अगर अपग्रेड नहीं किया तो कर दीजिए, अब तो हो गया है, लेकिन उसको इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पर लेके जाइए, फ़्लाइट्स लेके जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, उसमें मेट्रो, बस और ट्रेन सर्विसेज हैं, उनको शहरों में वुसअत दीजिए, ताकि लोग अपनी गाड़ियां कम चलाएं, कम तेल इस्तेमाल करें, आपको कम उसको बरामद करना पड़े, आपकी इकॉनमी बेहतर हो। कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, पेशावर में जू पेशावर है, या उनका BRT का प्रोजेक्ट है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप उनको तक़वियत दीजिए। CPEC की तकमील बहुत ज़रूरी है। इसके मंसूबों के लिए फंडिंग और सिक्योरिटी को यकीनी बनाइए।
सामीन इकराम, मैंने कोशिश ये की है कि जो चीदा चीज़ें थीं, जो मसाइल थे और जो मुझे उनकी हल समझ में आई, जो मैंने रिसर्च की, वो मैंने आप तक पहुंचाया। कोशिश सिर्फ इतनी थी कि हर आज़ादी के रोज़ हम झंडियाँ लगाते हैं और जो मंचलें हैं वो मोटरसाइकिलों पे बैठ के वो पाँ वाला हॉर्न बजाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आप असल में खड़े कहाँ हैं, आपके चैलेंजेस क्या हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और वहाँ पर जाने के लिए आपको ज़्यादा राह क्या चाहिए, आपको किस रास्ते से गुजर कर जाना पड़ेगा और किन किन कुर्बानियों, क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की, सफारती कामयाबियाँ, सिक्योरिटी, समाजी हमाहंगी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, सनत, ज़राअत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सारे वो शोबे हैं जिनमें तरक्की किए बगैर, जो इनमें नकाइस हैं, इनको दूर किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। और आज की दुनिया एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, सबके सामने जो कुछ हो रहा है, हर तरफ आग लगी है, हर किसी को अपनी पड़ी है, कोई किसी का नहीं है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे और बालातर होकर कि ये मामलात, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इसमें रंग, नस्ल, सियासी वाबस्तगी, इस सब चीज़ों से, मज़हब से निकलकर, इन सब चीज़ों से निकलकर अगर हम नहीं सोचेंगे, किस इलाके से हैं, इन सब तमाम तासुबात से निकलकर नहीं सोचेंगे, तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो आज यौम आज़ादी है, आप लोगों को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये सब कुछ भी हमने करना है। ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए हालात आगे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई तो मैं माज़रत खाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।